वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 18 मई 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर यू ऑल हैव एंजॉयड योर वीकेंड। डियर फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत करेंगे एरिस्टोटल के इस कोट के साथ। क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज ए हैबिट। आई थिंक कुछ महीनों पहले भी मैंने ये कोट आपके साथ शेयर किया था, लेकिन ये कोट ऐसा है जो हमें हर रोज़ याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए और इसको हमारी एक आदत भी बनानी चाहिए। क्वालिटी जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार या फिर साल में एक बार करें। आप जो भी काम करें उसमें क्वालिटेटिवनेस लाने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियसली अगर एफर्ट्स डालेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ों में आपको ये चीज़ जो है मीन्स क्वालिटी जो है वो आपकी एक आदत, एक सेकंड नेचर, एक हैबिट बन जाएगी। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर डिज़ाइन किया है। इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 20 मई 2020 इसकी लास्ट डेट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड करें। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। इफ यू वांट टू फॉलो मी, दिस इज माय एफबी पेज। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल नॉट 6, 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पीकिंग, ये कोरोना वायरस के नंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है। फिर अभी एक दो दिन पहले की बात है जब फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का एक पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया था, तो उसको डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान आज हमारे टेबल के ऊपर हैं। फिर पुलिस के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है और लास्ट में हेल्थ सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पीकिंग यानी कि धीरे धीरे नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 15 मई 2020 तक का हमारे देश का जो आंकड़ा है ये है 85,500 केसेस। और मृत्यु की बात करें तो टोटल हमारे देश में 2,752 लोगों की मृत्यु हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। इस एडिटोरियल में ये भी एक लाइन थी कि चाइना को भी हमने क्रॉस कर दिया है। देखिए, आई डोंट एग्री विथ इट, क्योंकि सिर्फ एक मीडिया नहीं, दुनिया के अलग अलग मीडिया हाउसेस जो हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ कोरोना वायरस के केस में, बहुत सारी अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चाइना जो है वो एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो हाइड करता है। तो चाइना के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आई थिंक उनके नंबर्स वो बताते हैं कुछ 80,000 के आसपास, 83 या ऐसा कुछ है उनका आंकड़ा, बट आई डोंट एग्री विथ इट। बहुत सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हुई होगी, लेकिन चाइना ने शायद इसको दुनिया के सामने रखा ना हो। बट एनीवे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये आर्टिकल जो है वो हमारे देश के बारे में है। देर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज दैट हैव मोर केसेस दैन इंडिया। सिर्फ 10 ऐसे देश हैं जिसमें भारत से ज़्यादा केस हैं। एक और चीज़ है, क्या इस एडिटोरियल में ये चीज़ कवर हुई है कि 18%, दुनिया की 18% पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश की है। भारत जो है वो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 18% चंक जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में से अगर 85,500 केसेस हैं और 2,752 लोगों की मृत्यु हुई है, तो टू बी ऑनेस्ट ये इतना बड़ा मैटर या फिर इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। इट्स नथिंग, टू बी ऑनेस्ट, राइट? थोड़ा ये हार्श लगेगा आपको मेरा स्टेटमेंट, बट जेन्युइनली, राइट, इट इज़ नथिंग। हर रोज़ हमारे देश में लगभग 800 लोगों की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, हर रोज़। तो कंपेयर इट विथ दिस फिगर ऑफ कोरोना वायरस, तो इट इज़ नथिंग, इजंट इट? डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन, हमारा देश जो है वो मार्च एंड, लास्ट वीक जो था, यानी कि 25 मार्च से हमारा देश जो है वो लॉकडाउन में है, लेकिन फिर भी केसेस जो हैं, नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स में एक ये भी आर्ग्यूमेंट दी जाती है, और ये बात भी सच है कि नंबर्स का सिर्फ बढ़ना जो है ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये होना चाहिए कि अगर आपके देश में, लेट्स से देश में नहीं, अगर आपके स्टेट में फॉर एग्जांपल, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में, समझने के लिए मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 नए केस आपको देखने को मिले। ऑफ कोर्स 10 नए केस जब आएंगे तो लोग जो हैं वो डर जाएंगे, ये सारी चीज़ें होगी, पैनिक होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये टेस्ट हुए और टेस्ट में पता चला कि 10 लोगों को हुआ है, तो दैट मीन्स वी आर डूइंग द राइट थिंग, हम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस कैसे नापा जाएगा
कि अगर 10 लोगों में से लेट्स से 10 के 10 जो है वो रिकवर हो गए, तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोगों की रिकवरी कितनी है, राइट? नंबर्स भले ही बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स तो बढ़ेंगे ही, लेकिन रिकवरी कितनी अच्छी है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सैटरडे को ये न्यूज़ आइटम थी कि गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि 35% जितनी रिकवरी जो है वो पहुंच गई है, तो दैट्स ए वेरी गुड नंबर, इट्स नॉट बैड एट ऑल। एक और चीज़ है कि शायद भारत ने जो लॉकडाउन पीरियड है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है, हमें और ज़्यादा टेस्ट्स करने की आवश्यकता है। अगर इंग्लैंड जैसा देश जो है वो 1 लाख टेस्ट हर रोज़ कर सकता है, ऑफ कोर्स उनकी एनएचएस जो है वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं और ज़्यादा उनका रीच है, उनके पास पैसे भी हमसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास मैन पावर है। आई थिंक हमें तो भारत को तो हर रोज़ 10-15 लाख टेस्ट का एक टारगेट जो है एक ये बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लॉकडाउन को अनलॉक करेंगे, जैसे हमारे देश को हम अनलॉक करेंगे, हमें केसेस जो हैं उसकी केसेस में राइज तो हमें देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि केसेस अगर बढ़ते हैं तो दैट्स ओके, राइट? इसका मतलब है कि ज़्यादा टेस्ट हो रही है, लेकिन फिर हम कितने लोगों को रिकवर कर पाएंगे, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया इज़ येट टू बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन। हमने कम्युनिटी ट्रांसमिशन की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी नहीं की है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत को ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है शायद भारत। वी हैव टू स्टार्ट दिस थिंग एज क्विकली एज पॉसिबल। एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी बढ़ सकता है, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, लिफ्ट किया जाएगा, तो बहुत सारी जगहों पर एसिम्टोमेटिक यानी कि लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई है। जब वो टेस्ट करवाएंगे तब पता चलेगा कि दे आर इन्फेक्टेड, या फिर कुछ दिनों के बाद पता चलेगा जब इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे उसके बाद, लेकिन तब तक ये लोग जो है वो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आ चुके होंगे। और वेरिएशन भी काफ़ी हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर केसेस काफ़ी कम हैं। तो पैन इंडिया एक वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटेजी जो है वो भी हमारे देश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। जिस जगह पर जितने फोर्स की जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उस प्रकार से कस्टमाइज तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड जो टॉपिक है एडिटोरियल है, इट इज़ अबाउट फार्म गेट इन फोकस। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि अगर आपने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का लास्ट सैटरडे का लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं चाहता हूं, यह रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिए। लगभग 10 मिनट मैंने इसी रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन की है, और आई थिंक यस, हमने बात की थी सैटरडे को हिंदू एनालिसिस में भी, हमने ये फार्म गेट या फिर एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो रिफॉर्म्स है उसके बारे में बात की थी। तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो स्टार्ट विथ द हिंदू को देख लीजिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही देख लीजिए, इट विल टेक अनदर 5-6 मिनट्स। और उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का जो लेक्चर है उसकी 10 मिनट्स, जो स्टार्टिंग 10 मिनट्स हैं उसको देख लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इनफैक्ट एडिटोरियल में उतने सारे पॉइंट्स नहीं दिए हैं जितने हमने डिस्कस किए थे, इन्फोग्राफिक का सहारा लेकर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंटरेस्टिंग रिफॉर्म जो किया है गवर्नमेंट ने ये एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, वो ये है कि पैसे जो हैं गवर्नमेंट किसको देगी? पैसे देगी गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को पैसे दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पैसे उन लोगों के हाथ में जाएंगे जो प्रिंसिपल बेनिफिशरीज हैं, यानी कि किसानों के पास ही पैसे पहुंचेंगे। अब किसानों के पास ही पैसे पहुंचेंगे, या फिर किसान की ये जो कमिटीज़ होती हैं, जो मंडलियां होती हैं, तो यही चीज़ें डिसाइड करेगी। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो वो ग्रास रूट लेवल पर वो करना चाहते हैं, वो जो एक लंबे टाइम से कहते थे कि ये चीज़ होनी चाहिए, अब गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म के माध्यम से ये जो डिसीजन है कि पैसे जो है डायरेक्टली इन सारे अलग अलग FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, रूरल एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को पैसे जब दिए जाएंगे, तब किसान जो हैं वो इन पैसों का सदुपयोग कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिसेंट्रलाइजेशन जो गवर्नमेंट ने किया है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिफॉर्म। दूसरी 2 चीज़ें जो हैं, एक है APMC रेजिम जो है उसको सेंट्रल लॉ में से निकाल दिया गया है, यानी कि अब किसान जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को चीज़ें बेच पाएंगे, तो उनको रिटेल प्राइस मिलेगी। किसान APMC को जो चीज़ें बेचते थे तो वो होलसेल में चीज़ों को बेचते थे, या फिर APMC जो है वो किसानों से होलसेल में चीज़ें खरीदती थी, लेकिन अब किसान जो है वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली रिटेल
प्राइस में चीज़ें बेच पाएंगे, यानी कि किसानों को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और एक प्री सोविंग कॉन्ट्रैक्ट्स में भी किसान जो है वो लेट्स से सुपरमार्केट्स के साथ, राइट, एग्जांपल के लिए सुपरमार्केट्स, लेट्स से एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, उसका नाम लेट्स से रिलायंस, राइट, रिलायंस की एक सुपरमार्केट की चेन है। अब आप सोचिए कि पूरे देश में रिलायंस की चेन है, आई एम नॉट श्योर रिलायंस अभी ऑन है या ऑफ है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए टेस्को हैं या फिर रिलायंस हैं, तो दुनिया के हमारे देश के अलग अलग शहरों में इनके स्टोर्स हैं, राइट, एक सुपरमार्केट के। अब ये सुपरमार्केट जो है वो चीज़ें कैसे खरीदते हैं पता है आपको? रिटेल बिजनेस में ये बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, बल्क में, यानी कि अगर लेट्स से वो पोटैटोस खरीदते हैं या फिर चावल खरीदते हैं, तो वो बल्क में जो चावल पैदा करने वाले जो राज्य हैं उनके अलग अलग एपीएमसी से डायरेक्टली वो चीज़ें खरीदते हैं। अब किसान जो हैं या फिर किसान के छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, वो ऐसे क्लस्टर ग्रुप्स जो हैं वो डायरेक्टली इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डायरेक्टली डील कर पाएगी। और लेट्स से कि ये कंपनीज जो हैं वो हर साल, समझने के लिए अगेन, 1 लाख किलो अगर चावल बेचते हैं अपने पूरे जितने भी स्टोर्स हैं देश में, तो 1 लाख किलो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो किसानों के साथ पहले से ही एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपके वहाँ पर अगर चावल होगा तो हम इस प्राइस में आपसे ख़रीद लेंगे। तो किसानों को चीज़ों की शुरुआत से पहले ही उनको कस्टमर मिल जाएगा कि वो चीज़ें जो हैं, और धीरे धीरे ये सारी सुपरमार्केट्स जो हैं वो फिर डायरेक्ट कलेक्शन और ये सारी चीज़ें भी होगी। इसका एक ड्रॉबैक है, वो है कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी के माध्यम से चीज़ें जो हैं वो किसानों से खरीद सकती हैं। तो एक प्रकार की कंपटीशन भी होगी गवर्नमेंट और सुपरमार्केट या फिर बड़े बायर्स के बीच में। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। किसान जो है वो नेगोशिएट कर पाएंगे, अगर उनको एमएसपी कम मिल रही है और मार्केट जो है वो ज़्यादा पैसे प्रोवाइड कर रही हैं, तो किसान जो है वो मार्केट को चीज़ें बेच देंगे। तो दिस इज हाउ इट विल हेल्प फार्मर्स। फिर एक टॉपिक है अफगानिस्तान के ऊपर है, राइट, गेटिंग इंडिया बैक टू द टेबल, टू द अफगान हाई टेबल। यह आर्टिकल लिखा है हमारे फॉर्मर एनवॉय ने, फॉर्मर एम्बेसडर जो अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो काफ़ी लॉजिकल कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। एक दूसरे भी हमारे ऐसे फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनका एक इंटरव्यू आज द हिंदू में प्रिंट हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि पहले हम इस आर्टिकल के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो जो दूसरा इंटरव्यू है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएं। अफगानिस्तान को एक बार लोकेट कर लेते हैं। दिस इज़ अफगानिस्तान हियर, एज यू कैन सी हियर। एक छोटी सी बॉर्डर जो है अफगानिस्तान यहाँ पर हमारे साथ भी शेयर करता है। लेट मी ज़ूम इट अप फॉर यू गाइस। तो एज यू कैन सी हियर एक छोटी सी बॉर्डर जो है वो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये वाला पोर्शन जो है ये पीओके में है। पीओके यानी कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान का फ़िलहाल तो कब्ज़ा है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली उनके साथ इस प्रकार से बॉर्डर, लेकिन ये पोर्शन जो है पीओके का, एज वी ऑल नो ऑफ कोर्स इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ये रहा अफ़गानिस्तान, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। एक तरफ है पाकिस्तान और बाकी आप देख सकते हैं ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है और बाकी के कुछ देश हैं। इन देशों के नाम मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर, एक छोटी सी बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ भी अफ़गानिस्तान जो है वो शेयर करता है। अब नाम मैं इसलिए आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ सारे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एटलास खोलें आप और इस प्रश्न का मुझे जवाब दें। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, इसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले डिस्कशन भी की थी। तो ये 6+2+1 मीटिंग है। इसमें जो 1 है ये है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, और बाकी के जो 8 कंट्रीज़ हैं उनके नाम क्या है बताइए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये 6 कंट्रीज़ जो हैं वो वे देश हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल देश हैं। तो टोटल ये 8 देश हैं। एक और चीज़ है, शायद हम डिस्कशन में और इन डेप्थ चले जाए, तो उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि भारत जो है वो इस यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट की जो मीटिंग है ये 6+2+1 में भारत नहीं है। 2 चीज़ें हैं जो हम, सबसे पहले एक चीज़ जो इस आर्टिकल में भी नहीं है और जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि भारत एक छोटी सी
बॉर्डर जो है वो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, तो भारत भी अफ़गानिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री है। तो नेबरिंग कंट्री यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट ने भारत को नेबरिंग कंट्री के तौर पर क्यों नहीं माना है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यूनाइटेड नेशंस के साथ इस कंसर्न को, इस चीज़ को वहाँ पर हमें उठाना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों मान लिया कि ये वाला पोर्शन जो है ये पीओके वाला ये पाकिस्तान का है, कि आप ये मानते हैं। दूसरी एक चीज़, मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं और भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इनकी एक गलती जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर आप गूगल में जाएंगे और गूगल में भारत का मैप ढूंढेंगे या फिर पाकिस्तान का मैप ढूंढेंगे या फिर अफगानिस्तान का मैप ढूंढेंगे, तो आपको ये बहुत सारे ऐसे मैप मिलेंगे जिसमें भारत का ये पोर्शन, भारत का ये पाकिस्तान में दिखाया जाता है, पीओके वाला पोर्शन। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है भारत सरकार की, राइट। इसमें खास करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आईएनबी मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गूगल पर मैप्स जो हैं वो हमारे देश का ऑफिशियल जो मैप है वो हर जगह पर होना चाहिए। ग्लोबल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पर भी यही सिचुएशन है। बहुत कम ऐसे मैप मिलते हैं जहां पर मैं ये प्रॉपर जो भारत है वो दिखा सकता हूं, या फिर दूसरे फैकल्टीज़ का भी यही इश्यू है। तो ये एक चीज़ जो है वो भारत सरकार को जेन्युइनली सोचनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी मीन्स, एक तरफ हम हमारे देश के लिए कितने सारे सोल्जर्स जो हैं वो लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एक मैप करेक्शन को भी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको स्ट्रांगली हमें फाइट करना चाहिए कि क्यों ऐसे गलत मैप जो हैं वो दिखाए जाते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा। उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम्स या फिर जो भी क्लेम्स हो सकते हैं वो क्लेम्स हमें करने चाहिए कि आप हमारे देश का गलत मैप जो है वो मत दिखाइए। लेकिन इसको इतना एग्रेसिवली, आई डोंट नो व्हाई, इसको इतना एग्रेसिवली हम हैंडल क्यों नहीं कर रहे हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, India's foreign and security policy planners have not pursued nimble approaches. Nimble यानी कि क्विक अप्रोच। एक नेगोशिएशन की शुरुआत हो चुकी है और इस नेगोशिएशन में एक पार्टी जो है वो है तालिबान के साथ डिस्कशन यूएसए जो है वो एग्रेसिवली करने लगा है। और भारत का एक लंबे टाइम से यही स्टैंड है कि हम अगर बात करेंगे तो ऑफिशियल लोगों के साथ बात करेंगे। तालिबान जो है वो ऑफिशियल नहीं है, और अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो है अशरफ गानी की, तो अशरफ गानी के साथ भारत जो है वो डिस्कशन करेगा, दूसरे लोगों के साथ नहीं। हाँ, वहाँ की पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडर्स और इनके साथ तो डेफिनेटली बातचीत होती है, लेकिन तालिबान जैसे ग्रुप्स के साथ, आतंकवादियों के साथ भारत जो है वो डिस्कशन नहीं करता है। ऐसा भारत ने एक लंबे टाइम से अपना स्टैंड जो है वो बनाया है। इस आर्टिकल में ये सजेशन है, ओवरऑल सजेशन इस आर्टिकल का ये है, हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर साहब हैं वो ये कहते हैं कि भारत ने शायद यहाँ पर गलती की है। भारत को क्विकली समझना चाहिए था कि पावर जो है वहाँ पर चेंज हो गया है, अब तालिबान जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो हमें तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर यह भी एक आर्ग्यूमेंट दी गई है कि अशरफ गानी जो हैं उन्होंने इस नेगोशिएशन में पार्ट लेने से पहले कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि अगर भारत ऑन बोर्ड नहीं होगा तो हम नेगोशिएशन का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि 2001-2 से अगर आप देखें तो भारत ने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान का जो डैम है सालमा डैम, जिसका नाम ऑफिशियल नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, फिर वहाँ की जो पार्लियामेंट है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है बताइए कमेंट सेक्शन में। तो वहाँ की जो संसद है उसकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमने किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे रोड्स, फिर यू कैन सी हियर चाबहार पोर्ट जो है वो भी अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्लोबल कम्युनिटी के साथ ट्रेड करने का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये ईरान में है लेकिन इसको डेवलप किया है भारत ने। और इसके अलावा एजुकेशन, हॉस्पिटल, कल्चरल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भारत एक लंबे टाइम से करता आया है अफगानिस्तान में। मिस्टर ज़ैल्मे खालिलज़ाद जो हैं, मैं यहाँ पर उनको खालिलज़ाद कहूँगा, राइट। तो मिस्टर खालिलज़ाद जो हैं ये यूएसए के ऑफिशियल एम्बेसडर हैं या फिर एक स्पेशल एनवॉय हैं जो तालिबान के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और उनका कहना ये है, उनका मीन्स ओपिनियन है, वो कुछ दिनों पहले हमारे देश में आए थे और फाइनेंस बेग पार्डन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी एक मुलाकात हुई।
तो यूएसए वांट्स इंडिया टू हैव ए मोर एक्टिव रोल इन द पीस प्रोसेस। यूएसए चाहता है कि भारत जो है वो और एक्टिवली इसमें एंगेज हो, लेकिन उनका ओपिनियन ये है कि हमें तालिबान के साथ बातचीत जो है वो करनी चाहिए। नाउ द थिंग इज कि तालिबान जो है उसको ऑपरेट कौन करता है? उसको ऑपरेट करता है पाकिस्तान। तालिबान अपने आप को तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो पाकिस्तान का पपेट या फिर स्टूज है, यानी कि उनका एक पुतला नहीं है। लेकिन रियलिटी अगर देखें तो आज भी आईएसआई, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो तालिबान को कंट्रोल करती है। और यूएसए जो है उनका स्वार्थ ये है कि यूएसए को इलेक्शंस की पड़ी है। यूएसए को देखिए, यूएसए की जो एक प्रकार की डील है इनके साथ, वो कैसी डील है कि एक तरफ यूएसए के सोल्जर्स जो हैं उनके ऊपर आप अटैक नहीं करेंगे, ये प्रॉपर डील है। आप देखिए यूएसए और तालिबान की डील में ये जो दूसरे एनवॉय हैं जो जिसके बारे में मैंने बताया, तो उनके कुछ इंटरव्यू के पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो तालिबान जो है वो अमेरिकन सोल्जर्स और नाटो फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अफगान फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर उनके अटैक्स जो हैं वो कंटिन्यूस हैं। यूएसए इसको नज़रअंदाज कर रहा है क्योंकि यूएसए को सिर्फ आने वाले इलेक्शंस के ऊपर फोकस करना है। यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन को आने वाले इलेक्शन की चिंता है। फिर खलीलजाद जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी पॉजिटिव शब्द बोल रहे थे। तो क्लियर एक इंडिकेशन जो है यूएसए का मोड ये है यहाँ पर कि वो यहाँ से निकल जाए, और वो चाहते हैं कि हम तालिबान के साथ डिस्कशन करें, बट दैट आई डोंट थिंक सो इज़ पॉसिबल। भारत ने क्लियरली बता दिया है कि हम ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन एक फ्री पास जो यूएसए देने की कोशिश कर रहा है तालिबान को कि तालिबान जो चाहे वो करे, सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ है, भले ही अशरफ गानी और उनके जो पॉलिटिकल राइवल हैं अब्दुल्ला, तो उनके बीच में एक फियर्स कंपटीशन चल रही है, और आप अगर मीन्स फ़िलहाल चीज़ें जो है वो थोड़ी शांत हो चुकी हैं, लेकिन दोनों ने एज ए प्रेसिडेंट स्वेरिंग इन किया। तो आपको लगेगा कि पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं और इतना कंपटीशन है, लेकिन फिर भी उनकी लीडरशिप की एक बात तो है कि जब भी देश के बारे में बात होती है तब वो एक होकर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बात करती हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें भी सीखनी चाहिए, और एज ए कंट्री दुनिया के अलग अलग देश भी इससे सीख सकते हैं। बट एनीवे, हमारे जो अमर सिन्हा साहब हैं जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनका कहना ये है कि तालिबान कोई ऐसा ऑफिशियल, वहाँ का कोई ऐसा ऑफिशियल पार्टी नहीं है, ऑफिशियल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक ऐसी फोर्स है जो ब्रूटल हैं, जो अटैक्स करती रहती है। कोरोना वायरस क्राइसिस चल रही है तो भी अटैक कर रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है तो भी उनके अटैक्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो इस प्रकार से वायलेंस का उपयोग करते हुए डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनकर वो नेगोशिएशन टेबल पर आए हैं, और यूएसए जैसे देश जो हैं वो उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय भी होना चाहिए। यूएसए अपने स्वार्थ के लिए अगर बाहर निकल जाएगा यहाँ से और ऐसी डील देकर चला जाएगा, राइट, तो उनके देश के लिए तो ये मीन्स ओके होगा, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर, और इनफैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए को भी इसकी इम्पैक्ट होगी। अगर तालिबान जो हैं वो पावर में आ गया तो फिर तालिबान पहले जो चीज़ें करता था वही सारी चीज़ें फिर से करने लगेगा। और फिलहाल वो बता रहे हैं कि हम टेररिज्म और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे, लेकिन उनका कोर जो है वो यही है, टेररिज्म ही है। लाइसेंस्ड टू बीट, एब्यूज़ एंड किल। 19 साल के एक रेसिडेंट जो हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको पुलिस ने जो राइफल बट्स हैं और लाठी से पीटा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 19 साल का एक लड़का जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ एल्डरली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी पुलिस वालों ने मारा था। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो हमें अलग अलग जगहों से देखने को मिले हैं। तो ऑफ कोर्स एक चीज़ जो लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखिए, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि पुलिस जो वायलेंस कर रहे हैं वो करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट, प्लीज़ क्लियरली इसको सुनिएगा। आई एम अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ वायलेंस। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि भारत में आपको थोड़ा बहुत फोर्स का उपयोग तो करना भी पड़ता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं उनको अगर भय नहीं रहेगा, अगर उनको एक बार पता चल गया कि पुलिस वाले जो हैं वो आपको नहीं मारेंगे, तो फिर लोग आप उनको समझाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि भारत के लोग इतना इजीली समझ जाएंगे? आप उनको बोलेंगे कि घर चले जाइए, तो क्या वो घर जाएंगे? वो बहाने बनाते रहेंगे। एंड देयर आर सो मेनी पीपल। तो पुलिस का जो डर है वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। एक रीजनेबल फोर्स का उपयोग करना, रीजनेबल यानी कि अगर आपको लाठीचार्ज और जो भी रीजनेबल फिजिकल किसी को हिट करना जो है, बीट करना जो है, तो रीजनेबल अगर है, ये लेजिट है, तो इट्स ओके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुलिस जो है वो ब्रिटिश रूलर्स जो थे उस प्रकार से सिटीजन्स के साथ बिहेव करे।
प्रॉब्लम जो है वो ट्रेनिंग का भी है। ट्रेनिंग में एक अलग एटीट्यूड आज भी सिखाया जाता है, और जो इनफैक्ट जो ट्रेनिंग में जाते हैं पुलिस वाले, तो उनके साथ भी इसी प्रकार का बर्ताव जो है उनके ट्रेनर्स, जो उनके उस्ताद हैं, वैसे ही उनको ट्रीट करते हैं। तो ऐसी ट्रीटमेंट है, ऐसी एक ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है कि आप लोगों को डराइए और मारिए और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज़ डेफिनेटली अ लीगल रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपको फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, वरना वो मानेंगे भी नहीं। और ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज़ें, हाँ थियरी में सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं कि लाठी और हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो है वो उसमें वो करना ही पड़ता है। और आई एम सेइंग दिस बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स जो पुलिस में हैं, तो उनके साथ जब डिस्कशन होती है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, तब उनका जो व्यू पॉइंट है वो जब हम सुनते हैं तब पता चलता है कि नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपको फोर्स का इस्तेमाल करना ही चाहिए। दूसरा जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे देश में पुलिस की जो जॉब है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बन चुकी हैं। कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। यूनाइटेड नेशन का रिकमेंडेशन ये है कि 1 लाख लोगों के लिए 222 पुलिस पर्सनल होने चाहिए। हमारे देश में 1 लाख लोगों के लिए 100 पुलिस या फिर उससे भी कम लोग हैं। अलग अलग स्टेट में भी वेरिएशन है। तो द थिंग इज़, पुलिस पर्सनल के रिक्रूटमेंट जो हैं वो स्पीडी होनी चाहिए, और अच्छे लोगों को रिक्रूट कीजिए। आप स्पेशल एग्ज़ाम्स के माध्यम से इनको रिक्रूट कीजिए, अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, और डिवीज़न ऑफ वर्क जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है, लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको और इन्वेस्टिगेशन जो है इसको भी हमें सेपरेट करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है ये यूनिफॉर्म्ड सर्विस हो जाए, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्विस हमें बनानी चाहिए। फिर एक आर्टिकल है हेल्थ के बारे में, और ये बात सच है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, यहाँ पर एक मैच के तौर पर एक्सप्लेन किया है इस आर्टिकल को राइटर ने। तो एक क्रिकेट मैच में जो फास्ट बॉलर्स या फिर स्पिनर्स जो हैं, जैसे बैट्समैन को आउट कर देते हैं, इसी प्रकार से कोरोना वायरस का ये जो स्कोर है वो कम करने में और इसके कर्व को फ्लैट करने में अगर किसी ने योगदान दिया है तो वो हैं हमारे फ्रंट लाइन मेडिकल और हेल्थ वर्कर्स। इसमें भी गवर्नमेंट के जो मेडिकल वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस से पहले भी हमारे देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन का माहौल था। 2019-20 का जो जीडीपी ग्रोथ है ये 4.1% बताया जा रहा था, पहले 5%, और उसके बाद बहुत सारी एजेंसीज ने 4.1% जितना बताया था। एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 16 मई 2020 तक, या फिर एज ऑफ 16 मई 2020, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना यह है कि 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो जॉब्स करना चाहते हैं, तो ऐसे 24% लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। दूसरी एक चीज़ जो है कि लॉकडाउन के बाद चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, और बहुत सारे स्टेट्स, फॉर एग्जांपल बिहार की बात करें तो बहुत सारे करोड़ों लोग जो हैं वो मज़दूर जो हैं वो वापस बिहार जाएंगे, लाखों लोग वापस जाएंगे। तो फिर क्या वहाँ की ग्रास रूट मेडिकल सिस्टम जो हैं, अगर वहाँ पर कोरोना वायरस हुआ तो क्या उनको हैंडल कर पाएगी, ये एक चिंता का विषय है। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग जो डिस्कशन चल रही है फ़िलहाल वो यही है कि लॉकडाउन को जल्द से जल्द हम ख़त्म करें, इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करें, लाइवलीहुड प्रोवाइड करें, राइट हंगर और स्टारवेशन के साथ डील करें, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मदद करना, किसानों की इनकम बढ़े। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जिसके ऊपर सरकार जो है वो काम करे, और आई थिंक जो बड़े बड़े पैकेजेस आए हैं सो फार, तो ये सारी चीज़ों को सरकार ने कवर भी किया है। अब हेल्थ केयर में हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है। सो फार एक लंबे टाइम से, पिछले 10 सालों से ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो भारत का हेल्थ में इन्वेस्टमेंट है 1.15% ऑफ आवर जीडीपी। तो ये बहुत ही कम है। आज हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 93% जितनी हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं, 64% जितने हॉस्पिटल बेड्स जो हैं वो प्राइवेट है, और 80-85% जितने डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो हमें पब्लिक हेल्थ केयर जो हैं, यानी कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर को इंक्रीज़ करना चाहिए। और प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर पहली छोटी कोई बीमारी हुई तो वहाँ पर ही अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी, तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेप पर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप पर ही आपका प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो ये जो स्टिमुलस पैकेज है इसमें ये बताया है इस आर्टिकल में कि 1% और ज़्यादा
हमारी जीडीपी का 1% जितना जो है वो और ज़्यादा दे दीजिए, तो 2%, 2.5% जितना हमें हेल्थ केयर सेक्टर पर खर्च या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम ख़ास करके जो रूरल एरिया है वहाँ पर, जैसे कि इस प्रकार के एपिडेमिक और वायरस के साथ जुड़े हुए डिजीज़ जो हैं उनको हम कंट्रोल कर सके, तो ऐसा हमें सेटअप बनाना चाहिए। लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, कौन सी चीज़ें अलाउड है, कौन सी अलाउड नहीं है, वो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और बेसिकली एनडीएमए ने ये रिकमेंडेशन दिया था सेंटर को कि हमें लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए। फिर एक फाइनल डोज है, फिफ्थ ट्रेंच जो है वो डिक्लेयर किया है, तो हेल्थ के लिए, फिर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, एमजी नरेगा, इंडस्ट्री, स्टेट्स की जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसको 3% से 5% कर दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% जितना फिजिकल डेफिसिट जो अलाउ था, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% कर दिया है। कोविड-19 केसेस जो हैं उस नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, तो यहाँ पर टेस्टिंग भी ज़्यादा हुई होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जेल्स में इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए, और 588 इंडियंस को मालदीव्स से वापस कोची लाया गया। एक देश की मीन्स इंडियन ओरिजिन गर्ल हैं, तेलुगु गर्ल हैं, तो उनको एक प्रकार का एक ऑनर दिया है मिस्टर ट्रंप ने, क्योंकि ये जो छोटी सी लड़की है उसने यूएसए के अलग अलग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं तो उनको एक पर्सनलाइज्ड कार्ड्स भेजे थे। और ओडिशा जो है तो वहाँ पर अम्फान का इम्पैक्ट, एक स्टॉर्म जो है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वहाँ पर आ सकता है, तो उसके लिए ये जो स्टेट है हमारा ओडिशा, तो वो तैयार है। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।